चमेली घर घर में जाकर काम किया करती थी। चमेली का पति मोहन चमेली को पैसों से शराब पीकर पूरा दिन इधर उधर घूमता फिरता था। एक रोज देर शाम चमेली घर आती है तो वो देखती है कि घर का सामान इधर उधर फैला हुआ है और उसका पति जमीन पर लेटा हुआ है। सारा दिन पीकर पड़ा रहता है, तेरे को एक काम नहीं है क्या? और अब घर में तोड़फोड़ मचा रखी है, चाहता क्या है तू? तू बताएगी मुझे आखिर मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे पास बहुत सारा काम है, अभी दारू पीने भी जाना है शाम को मुझे। चल दारू के पैसे दे। अभी तुझे पैसे देती हूँ, चल निकल मेरे घर से, और रात को भी ना घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। चमेली अपने शराबी पति से बड़ी परेशान रहा करती थी, क्योंकि वो जो भी कमा कर लाती थी उसका आधा पैसा उसका पति पीने में उड़ा दिया करता था और फिर उसके साथ मारपीट भी करता था और साथ ही घर का सामान भी तोड़ दिया करता था। लेकिन बेचारी चमेली अब कर भी क्या सकती थी, उसे तो पेट पालने के लिए काम करना ही था। अगले रोज चमेली अपनी मालकिन किरण के यहाँ काम पर जाती है। क्या बात है चमेली, आज बड़े गुस्से में लग रही है तू। कल क्या फिर तेरे पति से तेरा झगड़ा हुआ है क्या? मालकिन, आपको तो सब मालूम है ना वो कैसा है और कैसा नहीं। अरे मालकिन, मैं तो कहती हूँ कल मरे सो आज मर जाए, मेरी जान तो छूटे। जब तुझे पता था कितना बेवड़ा है ये, तो तेरे माँ बाप ने शादी क्यों करवा दी तेरी इससे? मालकिन, क्या ही बताऊँ मैं आपको, मेरा बाप जुए में मुझे इस बेवड़े से हार गया था, वरना मैं तो इस बेवड़े से कभी शादी नहीं करती। एक दिन इसे छोड़कर जरूर चली जाऊंगी। ये साड़ी देख रही हो ना, साल भर पहले मैंने खरीदी थी, उसके बाद से मैंने कोई नई साड़ी ही नहीं खरीदी अभी तक। तेरा मर्द तो बड़ा बेकार है, और तेरा बाप भी ऐसा ही था जो तुझे ऐसे बेवड़े के पास छोड़ गया। अरे मालकिन, क्या ही कर सकते हैं, अब मैं गरीब हूँ ना, तो गरीबों के साथ तो कुछ भी हो सकता है। इतना कहने के बाद चमेली काम में लग जाती है और सारा काम करने के बाद जब वह घर जाने लगती है तो वो देखती है कि उसकी मालकिन कई सारी बनारसी साड़ियों को बिस्तर पर रखे उन्हें देख रही है। अच्छा मालकिन, मैं चलती हूँ, औरों के घरों में भी काम करने जाना है मुझे। अरे जरा रुक जा, देखती तो जा, मेरी माँ ने मेरे लिए कितनी सारी साड़ियाँ भेजी हैं। अब तू मुझे ये बता कि मेरा जन्मदिन है, उसमें मैं कौन सी साड़ी पहनूं? मालकिन, आप पर तो ये वाला जचेगा, वैसे तो सारे रंग ही आप पर खूब जचते हैं। अब चमेली घर की ओर जाने लगती है, तभी वह मन में सोचने लगती है, काश मेरा पति भी कमाता और मेरे लिए कुछ लेकर आता। वो तो इतना बेवड़ा निकला कि मैं जो कमाती हूँ ना उसका भी सारा पी जाता है। खुद के कपड़े के लिए तो पैसे जमा नहीं कर पाती हूँ, और मेरे माँ बाप ने कभी शादी में मुझे बनारसी साड़ी दी ही नहीं है। मेरा मन तो बहुत करता है, लेकिन अब मैं क्या ही करूँ। चमेली को हमेशा से ही बनारसी साड़ी पहनना बहुत पसंद था, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि चमेली की शादी एक शराबी से हो गई और उसे सिवाय दुख दर्द के और कुछ न मिला। अब अगले दिन चमेली फिर से अपने काम पर जाती है, जहाँ उसकी मालकिन किरण चमेली से कहती है, मैं बाजार के लिए निकल रही हूँ, तू सारा खाना बना कर रखना, और हाँ, मेरी वाली बनारसी साड़ी को ना अच्छे से प्रेस कर दियो। बराबर मालकिन, मैं घर का सारा काम करके रखेगी, आप जल्दी आना, मुझे और भी जगह जाना है काम करने। अच्छा सुन, तेरा आज का खाना मेरे घर पे ही है, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है ना, तो थोड़ा लेट हो जाएगा घर जाने में। इतना कहने के बाद चमेली की मालकिन किरण मार्केट निकल जाती है और चमेली घर के काम में लग जाती है। सारा काम करने के बाद चमेली अपनी मालकिन की बनारसी साड़ी प्रेस करने लगती है। इसे कहते हैं किस्मत। यहाँ मालकिन के पास कितनी सारी बनारसी साड़ी है और मेरे पास तो फटी पुरानी भी नहीं है। चमेली खुद से बातें करते करते साड़ी प्रेस कर रही होती है कि तभी उसका ध्यान थोड़ा इधर उधर होता है और उसकी मालकिन की नई बनारसी साड़ी जल जाती है। अब कुछ देर बाद चमेली की मालकिन का घर आना होता है और चमेली डरते हुए अपनी मालकिन से बोलती है, मालकिन, वो क्या है ना, आपकी साड़ी मुझसे थोड़ी सी जल गई, आप चाहो तो मेरे पगार में से पैसे काट लेना, मुझसे गलती हो गई। तुझे मेरी साड़ी पसंद आ गई होगी, तभी तूने जानबूझ के मेरी साड़ी जला दी ना। तुम गरीब लोगों का यही होता है, नुकसान करना जानते हो बस। अरे नहीं नहीं मालकिन, सच में मुझसे गलती से हुआ है,
आप चाहो तो मेरी पगार में से पैसे काट लेना। चमेली, तू अभी के अभी मेरी नजरों से दूर चली जा, वरना मैं तुझे कुछ बोल दूंगी। इतना कुछ सुनने के बाद चमेली वहाँ से उदास मन से घर आ जाती है और जहाँ आकर वह देखती है कि उसका पति फिर से शराब पीकर पड़ा है। अब चमेली खाना पीना बनाकर और खा के सो जाती है। अगली सुबह वह फिर से काम पर जाती है और अपनी मालकिन से बिना कुछ बोले ही काम पर लग जाती है। लगता है मैंने एक बनारसी साड़ी के लिए कुछ ज्यादा सुना दिया चमेली को। देखो आज कितनी उदास है वो। चमेली, तुझे पता है रात को बाहर से मेरे दोस्त आने वाले थे, वो भी नहीं आएंगे और मेरे कपड़े भी जल गए, तो मैंने सोचा कि बर्थडे क्या ही मनाऊं। जी मालकिन। तुम ना घर का सारा काम कर लेना, उसके बाद बाजार चलना, ठीक है? नहीं नहीं मालकिन, मेरा मन नहीं है, मुझे दूसरी जगह भी काम पर जाना है। इतना कहने के बाद चमेली अपने काम में लग जाती है। जैसे तैसे बहाने से किरण चमेली को मार्केट ले जाती है और वहाँ चमेली एक लॉटरी का टिकट खरीदती है, क्योंकि उस टिकट में कई तरीके की साड़ियाँ लगी हुई थी और चमेली को साड़ियाँ बहुत पसंद थी। हे गणपति बाबा, इस बार तो बनारसी साड़ी ही निकले, मेरे दिल के अरमान पूरे हो जाएंगे। और जब सलमान खान के बंगले के सामने इसे पहन के निकलूंगी ना, तो शाहरुख खान तो जरूर जलेगा। ए है चमेली, तू कुछ भी बोलती है। चल अभी लॉटरी का नंबर तो बताओ। चमेली जैसे ही अपनी मालकिन को लॉटरी का नंबर बताती है, वैसे ही किरण चमेली को गले लगाते हुए कहती है, क्या बात है चमेली, तेरे गणपति बप्पा ने तेरी बात सुन ली। देख, लॉटरी में तूने एक नहीं दो बनारसी साड़ी जीती है। सच में मुझे अभी तेरी इस साड़ी को देखकर जलन हो रही है। चमेली उस बनारसी साड़ी को पाकर बहुत खुश हो जाती है और खूब नाचने गाने लगती है और अपने घर पहुंच जाती है। उसके हाथों में बनारसी साड़ी देख उसकी पड़ोसन विमला बोलती है, क्या बात है चमेली, आज किसकी साड़ी चुरा के ले आई तू, या फिर किसी ने फटी पुरानी साड़ी दान में दे दी तुझे? ए विमला काकी, फटी पुरानी और चोरी का माल तो बिल्कुल भी मत कहना, क्योंकि ये साड़ी आज मुझे लॉटरी में निकली है। आप क्या जानो लॉटरी में बनारसी साड़ी निकलने की खुशी। हाय दैया, सच कह रही है क्या? बता बता, कहाँ है लॉटरी की दुकान? मैं भी अभी जाकर 4 साड़ियाँ लाऊंगी वहाँ से और कहूँगी अपनी बहू से दुकान से खरीद के लाई हूँ, वो भी महंगी वाली। अरे नुक्कड़ पर लगी है विमला काकी, जल्दी से चली जाओ, वरना लॉटरी खत्म हुई ना तब उदास मन से वापस लौट आओगी। अभी जाती हूँ और तेरी जैसी साड़ी जीत कर लाती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तब तक तो लॉटरी भी बंद हो जाएगी। अब जब चमेली घर आती है तो उसका पति चमेली का इंतजार कर रहा होता है और वो चमेली के हाथों में 2 नई साड़ियाँ देखकर बोलता है, ओहो, खुश नजर आ रही है। साड़ी भी लाई है, किसने दी तुझे? चक्कर वक्कर है क्या तेरा कहीं? हाँ चल रहा है ना, तेरे मरे हुए बाप के साथ चल रहा है। तेरे को क्या उससे? अरे नाच पीटे, आज दारू की दुकान बंद थी क्या जो बिना पिए मुझसे बात कर रहा है? अरे दारू के पैसे नहीं थे मेरे पास, अब पैसे नहीं थे तो दारू कैसे पीता मैं, इसीलिए तेरे पास आया हूँ। सोचा तू थोड़े पैसे दे देगी, ला थोड़े पैसे दे दे। एक बात बता, तेरा बाप छोड़ के गया था या तेरी माँ छोड़ के गई थी? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। अच्छा, तो मेरे लिए तेरे पास पैसे नहीं है और ये साड़ियाँ खरीदने के लिए पैसे हैं? वाह जी वाह, तुझे तो अभी बताता हूँ। इतना कहकर मोहन चमेली के बाल पकड़ लेता है, लेकिन गुस्से में आई चमेली आज अपने पति के मुंह पर तमाचा जड़ देती है। देख, आइंदा से मेरे पे हाथ उठाया ना तो सीधे थाने भिजवाऊंगी, समझा ना तू? गरीब चमेली को तो उसकी बनारसी साड़ी मिल चुकी थी। अब वो खुशी खुशी उसे पहनकर पूरे मोहल्ले में घूमती है और काम पर भी जाती है। लोगों को अपनी बनारसी साड़ी भी दिखाती है, क्योंकि बनारसी साड़ी पहनने का उसका पुराना अरमान पूरा जो हो चुका था। रसोई में खाना बनाकर सारिका पल्लू से अपना पसीना पोंछते हुए बाहर आती है। उसकी सास सोफे पर पड़ी खर्राटे ले रही होती है। तभी ऊपर चल रहे पंखे की तरफ देखकर वो जोर से कहती है, ओ पंखेराज, तुम जिंदा हो कि आखिरी सांसें गिन रहे हो? नहीं मतलब कौन सी स्लो मोशन की बीमारी हो गई है तुम्हें? इतनी बिजली खाते हो, थोड़ी ठंडी हवा नहीं दी जाती? अरे बोरा गई है क्या?
ये चलते पंखे से ऐसे बतिया रही है जैसे वो अभी बोल पड़ेगा। तो क्या करूं, आप लोगों के सामने मेरे भौंकने का तो कोई असर ही नहीं होता, तो सोचा पंखे को ही कोस लेती हूँ। क्या पता यही मेरी सुनकर नीचे टपक पड़े और इसके खराब होने पर घर में कूलर का आगमन हो। हाँ तो अपने कमरे वाले पंखे को सुना जाकर यहाँ बड़बड़ाकर मेरी नींद का क्यों सत्यानाश कर रही है। हाय दैया, सासू माँ इंसानों की मूर्ति, इतनी गर्मी में ऐसे मोटे सोफे पर पसरी पड़ी हो, नींद कैसे आ रही है आपको। यहाँ मैं पसीने से चिपचिप हो रही हूँ और ऊपर से ये पंखा हवा तो देना ही भूल गया है। जब जानती है कि गर्मी हो रही है तो क्यों मुंह से आग उगल रही है, बोल बोल के सर दर्द और बढ़ा दिया। सास बहू की खिटपिट सुन अंगड़ाई लेता हुआ सारिका का पति प्रीतम कमरे से आकर कहता है, सारिका ठंडा शरबत पिला दो यार। तुम कमरे में सो रहे थे? हाँ मतलब नहीं, वो मैं कमरे में टीवी देखने गया था तो देखते देखते आंख लग गई। हे भगवान, मैं पूरे दिन अपने कमरे का पंखा नहीं चलाती ताकि रात को सोने के वक्त थोड़ी ठंडी हवा तो देगा वो पंखा, और ये आदमी पूरे 4 घंटे से पंखे में सो रहा था। अरे आप माँ बेटे को तरस नहीं आता मुझ पर? सारिका यार ये साल जाने दो, मैं अगले साल पक्का पक्का कूलर ले आऊंगा यार। अच्छा तो पक्का पक्का ये भी बता दो कि अगला साल आएगा कब, अगले जन्म में? क्योंकि पिछले 2 सालों से तो पक्का पक्का सुनकर मेरे कान पक गए हैं। देखो सेकंड हैंड ही दिला दो, मैं काम चला लूंगी। अरे आप दोनों का क्या है, किचन में तो मुझे खटना पड़ता है। किसी दिन गर्मी में तड़प तड़प कर मर जाऊंगी ना, तब मांगते रहना चाय पानी शरबत। मेरी तो किस्मत ही खराब है। हाय दैया, हर 4 दिन पर नौटंकी करने बैठ जाती है। प्रीतम बेटा एक काम कर। हाँ अब बनी ना बात, अब सासू माँ बस इन्हें कूलर लाने को कह दे। इसे गर्मी भर के लिए मायके छोड़ा, इसको गर्मी भी नहीं लगेगी और ना ही ये नौटंकी करेगी। ये सुनते ही सारिका का मुंह बन जाता है और वो अकड़ में कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं मरूंगी गर्मी में, लेकिन मायके नहीं जाऊंगी। हाँ, कैसे कंजूस ससुराल वाले हैं, आंसू भी बहा लिए फिर भी दिल नहीं पिघलता इनका, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। इतना कहकर वो पैर पटकती हुई कमरे में चली जाती है। सारिका गर्मी के चलते बहुत समय से अपनी सास और पति को कूलर लेने के लिए मना रही थी, लेकिन वो दोनों कोई ना कोई बात या बहाना बनाकर उसकी बात को टाल दिया करती थी। समय बीतता है, ऑफिस के काम से प्रीतम कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। एक रोज सारिका अपनी सास के कहने पर सामने वाली पड़ोसन के घर से अपने बर्तन वापस लेने उसके घर जा ही रही थी कि तभी वो देखती है कि उसके बाहर वाली खिड़की पर नया कूलर लगा है। बताओ, इस निम्मी आंटी ने भी नया कूलर ले लिया। हाय, इसके बगल में खड़ी हूँ, कितनी ठंडक महसूस हो रही है। वो तो होगी ही ना, इतना महंगा कूलर जो आया है। अरे आंटी आप, मैं तो बस अंदर ही आ रही थी। वो आप परसों डोसा और चटनी लेकर गई थी ना, उसकी आपने प्लेट कटोरी वापस नहीं की थी। अरे बर्तन कौन से भागे जा रहे हैं बहू, आ अंदर कूलर की हवा खा ले ठंडी ठंडी। इतना कहकर वो सारिका को खींच कर अंदर ले जाती है। कूलर की हवा लगते ही जैसे सारिका के चेहरे पर रौनक आ जाती है। कुछ देर में वो बर्तन लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह जब सुमति पूजा करने मंदिर में जा रही होती है तो सारिका के कमरे से उसे कुछ आवाज आती है और वो दरवाजा जोर से बजाते हुए कहती है, बहू, अरे ओ बहू, ये आवाज कैसी है? इतनी सुबह चल क्या रहा है कमरे में? तभी कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो जाती है और दरवाजा खुलते ही सुमति को ठंडक सी महसूस होती है। तो वो सारिका से कहती है, क्या हुआ सासू माँ? क्या हुआ नहीं, क्या चल रहा है तेरे कमरे में? आवाज कैसी थी? आवाज? अरे हाँ, वो आवाज तो मिक्सी की थी, जूस बना रही थी ना मैं अंदर कमरे में। अच्छा, शक्ल से तो लग रहा है अभी उठी है। वैसे भांग खाकर सोई थी क्या? इतनी देर तक तो गर्मी के मारे उठ जाया करती थी। क्या है सासू माँ, सुबह सुबह सवालों की बरसात कर रही हो? आदत डाल रही हूँ ऐसे सोने की, क्योंकि आप लोग तो इस जन्म में मुझे कूलर के दर्शन करवाओगे नहीं। जाओ मैं। दोनों सास बहू बातें कर ही रही थी कि तभी गली से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों बाहर जाती हैं। तो देखती है कि सारा मोहल्ला बाहर इकट्ठा हुआ है और पड़ोसन निमी हाथ में बाल्टी लिए रोते हुए बोल रही है, हाय मोहल्ले वालों, देखो जरा, कोई कमबख्त मेरा नया नवेला कूलर चोरी कर लेकर चला गया। अरे कीड़े पड़े उसको। बताओ, मैं तो कूलर में पानी डालने आई थी और कूलर ही चोरी हो गया। हे राम, मोहल्ले में कौन नालायक कूलर चोर हो गया? आंटी जी,
कहीं आप उसी कूलर की बात तो नहीं कर रही जो नीले कलर का था, पहिए वाला, जिसकी ठंडी हवा में बैठकर मैंने आपसे कल बात की थी। हाँ हाँ बहू, वही पहिए वाला। तूने देखा है क्या? हाँ, अपने सपनों में। वो क्या है ना, मेरी सासू माँ तो कूलर दिलाती नहीं, तो अपने सपनों में ही कूलर देख लेती हूँ। ए सुमती, तेरी बहू तो मेरे जले पर नमक छिड़क रही है। शांत हो जा निम्मी बहन, और बहू तू अपना कूलर राग मत गा यहाँ पर। तभी निम्मी का बेटा विक्की फोन पर गेम खेलते हुए पार्क से आता है तो पड़ोसियों की भीड़ लगी देखकर कहता है, क्या हुआ माँ, भंडारा वंडारा कर रही हो क्या? इतना जमघट क्यों लगा है? तेरी बारात निकलने वाली है ना, नलायक नल्ले, कहाँ मर रहा था? पता है हमारा कूलर चोरी हो गया। क्या? ये कूलर कौन चुलाता है? अरे विक्की, होगा कोई सड़ी गर्मी का मारा बेचारा। बेचारा भाभी, ये कूलर चोर होगा कोई आवारा। मोहल्ले वालों, अपने अपने कूलर में लोहे की जंजीर लगवा लो, वरना ये कूलर चोर तुम्हें भी ठंडी हवा नसीब नहीं होने देगा। हाय दैया मेरा कूलर। निम्मी का कूलर चोरी होने पर सभी मोहल्ले वाले सावधान हो जाते हैं। तो एक दिन सुमती को दोपहर के समय फिर सारिका के कमरे से वही आवाज आती है। वो कमरे की तरफ बढ़ने ही लगती है कि लाइट चली जाती है और सारिका कमरे से बाहर निकल दरवाजा लॉक किए बिना ही सोफे पर जाकर बैठ जाती है। बहू, ओ बहू। सासू माँ, इतना भी अंधेरा नहीं है कि मैं दिखूं नहीं, जोर से क्यों आवाज दे रही हो? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अब मेरी तबीयत को क्या होना है? नहीं, वो लाइट जाने पर तू आज भड़क नहीं रही, वरना तो बत्ती गुल होने पर 4 बातें मुझे और 40 बातें बिजली विभाग को सुना देती थी। वो अभी कुछ ज्यादा बोलकर तो फायदा भी क्या है? इतना बोला तो कुछ नहीं हुआ। अब मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने को, क्योंकि ना बत्ती जानी बंद होगी, ना आप मुझ पे तरस खाकर कूलर ले आओगी। समय बीतता है लेकिन अब तक निम्मी के कूलर चोर का पता नहीं चलता। तो सारिका अपने कमरे को बंद रखा करती थी। एक रोज निम्मी घर आकर सुमती से बातें कर रही होती है और उसे कुछ अजीब सी आवाज आती है। तूने नया कूलर लिया है क्या? नहीं, अरे ये आवाज ना मिक्सी की है। वो बहू है ना, वो उसी में जूस निकाल कर पीती रहती है। अच्छा, वो मेरा कूलर भी ना ऐसी ही आवाज करता था, इसलिए ना। बहू, जरा चाय नाश्ता ले आ। उसके इतना बोलते ही फिर बत्ती गुल हो जाती है। तब तक सारिका चाय बनाने किचन में चली जाती है तो सुमती कहती है, हाय दया, इस बत्ती गुल की तो झंझट ही अलग है। आजा निम्मी, बहू के कमरे में बैठते हैं। वो बहू अपना कमरा बंद रखती है ना, तो ठंडक रहती है वहाँ। दोनों जैसे ही सारिका के कमरे में कदम रखते हैं तो लाइट आ जाती है। लाइट के आते ही उसके कमरे में रखा कूलर चालू हो जाता है, जिसकी आवाज सुन सारिका किचन से भागी भागी कमरे में आती है और कूलर को देखकर निम्मी और सुमती हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो कूलर निम्मी का था। तो तू है कूलर चोर बहू? मेरा कूलर? तेरी बहू कूलर चोर निकली सुमती। इस लाइट को भी अभी आना था। बहू जवाब दे, क्यों चोरी किया तूने कूलर? अरे जब आप दिला नहीं रही थी तो मैं क्या करती? कर लिया मैंने कूलर चोरी, बन गई मैं कूलर चोर बहू। पहले ही मेरी बात मान लेती तो मुझे चोरी ही नहीं करनी पड़ती ना। अरे ओ सुमती, पहले अपना काम छोड़कर कूलर ला अपने घर में, वरना तेरी ये कूलर चोर बहू पूरे मोहल्ले के कूलर चुरा चुरा कर ठंडी हवा खाती रहेगी। विक्की, अरे कूलर मिल गया, कहाँ है नल्ले तू? तभी निम्मी कूलर ले जाने के लिए विक्की को आवाज लगाती है और सुमती अपनी बहू के कूलर चोर निकलने पर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। सब्जी मंडी से लौट रही सुहाना रास्ते में एक आंटी को देखती है जो बहुत कोशिश करने के बाद भी सड़क पार नहीं कर पा रही थी। जो कोई उसकी मदद करने को आता वो उसे मना कर देती। ऐसे में सुहाना उस आंटी के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है और बिना कुछ बोले धीरे धीरे रोड पार करने लगती है। उसे देखकर वो आंटी भी धीरे धीरे बिना उसका हाथ पकड़े रोड क्रॉस कर लेती है। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया? पर क्यों आंटी, मैंने क्या किया? तुमने बिना मुझे मेरे बुढ़ापे का एहसास दिलाए मेरी मदद की। मुझे पता है तुम जानबूझकर धीरे धीरे चल रही थी ताकि मैं भी रोड पार कर सकूं। क्यों, सही कहा ना मैंने? जी आंटी जी, मैंने देखा कि आप किसी की मदद नहीं ले रही थी और रोड क्रॉस करते हुए आप डर भी रही थी। तुम जैसी समझदार बेटी भगवान सबको दे। जीती रहो। वो बूढ़ी आंटी सुहाना के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए चली जाती है।
सुहाना एक समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी, जो कि अपने घर की जान थी। घर में कोई भी फैसला उसकी सहमति के बिना नहीं लिया जाता था। घर वाले भी उसे बहुत माना करते। एक रोज वो ऑफिस से घर लौटती है तो उसकी माँ फूल बरसाकर उसका स्वागत करती है। मम्मी, ये किसके बगीचे के गुलाब मुझ पर बरसा दिए आपने? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो फूलों से सजी गाड़ी में बैठकर तुझे विदा करूंगी। रिश्ता पक्का हो गया सुहाना तेरा। अच्छा, तो ये बात है। यानी मैं दूर चली जाऊंगी तो आपको बहुत खुशी होगी। नहीं, बहुत ज्यादा खुशी होगी, है ना? अब बेटे का घर बसेगा तो खुशी नहीं होगी क्या? लेकिन तेरे जाने के बाद इस घर की शोभा ही चली जाएगी। इस बात का दुख होगा बहुत। देखो मम्मी, अभी रोना मत, वरना आपकी आवाज सुनकर मोहल्ले वाले मुझे गालियाँ देंगे। तुझे तो मैं बताती हूँ। तभी निर्मला सुहाना के पास आकर उसे मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन मारने की जगह उसे अपने गले से लगा लेती है। बीते समय के साथ सुहाना का रिश्ता जिस लड़के से तय हुआ था, उसी से कुछ महीनों बाद सुहाना की शादी हो जाती है और वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने मायके से विदा होती है। उसकी सास वैजंती उसकी आरती उतारकर उसका स्वागत करती है। अगले दिन सुहाना समय से उठ जाती है तो उसकी पायल की आवाज से सुमित की आंख खुल जाती है और वह सुहाना को तैयार होती देखता है। यार तुम्हें जब जब देखता हूँ ना, मुझे यकीन नहीं होता कि यार मुझे इतनी सुंदर बीवी मिली है। ये कैसी फिल्मी बातें कर रहे हो? बिस्तर छोड़ दो, सुबह के 9 बज चुके हैं। अजी आप कहिए तो सही, बिस्तर तो दूर की बात है, काम धंधा छोड़ के आपको बस निहारता रहूंगा। लोग तुम्हें निकम्मा कहेंगे और मुझे निकम्मे की पत्नी। दोनों की बातें चल ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर खड़ी उसकी सास मंगला जोर से खांसने लगती है। उठ गई बहू? सासू माँ, आप यहाँ कब आई? तभी तुम दोनों हंसी ठिठोली कर रहे हो। बहू, बतियाना हो गया हो तो घर के मंदिर में दिया बाती भी कर दे। माँ आप कब आई और यहाँ खड़ी होके आप हमारी बातें सुन रही थी? चुप है जा नालायक, मैंने कछु ना सुनो। और जा, बिस्तर ने छोड़ दे। और कितने दिन की छुट्टी करेगो दफ्तर की? कहीं काम धंधा छोड़ने की तो ना सोच रहे हो ना? मतलब इन्होंने सारी बात नहीं सुनी। तभी सुहाना वहाँ से मंदिर की तरफ चली जाती है और आरती गाते हुए पूजा करती है। उसकी मधुर आवाज सुनकर घर के बाहर सफाई कर रही मंजरी झाड़ू लिए मंगला के घर की ओर खींची चली आती है और इस तरह अंदर आता हुआ उसे देखकर मंगला हैरानी से उसे देखती है। अरे अरे अरे, झाड़ू लिए किसे कूटने आ रही है? मंजरी का आवाज है, मंगला का आवाज है। हम तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गई ये आरती सुनकर। हाँ, वो मेरी बहू आरती कर रही है। का बात करत है? तोरी बहू है या कोनो गायक? कितना सुंदर गात है। तूने पहली बार सुनी है ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। और तुझे सुबह सुबह कुछ काम नहीं है क्या, जो झाड़ू लिए यहाँ चली आई? जा जाकर काम कर। अरे पर मंगला मंजरी को धकेलते हुए घर से बाहर कर देती है। तभी आरती लिए सुहाना वहाँ आती है और घर में आरती दिखाकर रसोई में खाना बनाने जाती है तो मंगला उसे टोक देती है। अरे बहू, कहाँ चली गई? सासू माँ, नाश्ता बनाने। पहली रसोई की रस्म नहीं करनी क्या? ऐसा है, हमारे यहाँ नई नवेली बहू आते ही चूल्हा चौका नहीं करती है। 1 हफ्ते बाद ही तो रसोई का काम संभालेगी। ठीक है, फिर मैं ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ। वैसे भी बहुत दिनों की छुट्टी हो गई है, मैं चलती हूँ। इससे पहले कि मंगला कुछ कहती, सुहाना अपने कमरे की तरफ चली जाती है। समय बीतता है और सुहाना की आरती की मधुर आवाज से ही सुबह होती है और एक रोज सुहाना ऑफिस के लिए निकल रही थी कि तभी उसकी हील टूट जाती है। मेरा पैर। सुहाना, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, देख, कहीं पैर की हड्डी वट्टी तो नहीं टूट गई है? बहुत ही नाजुक कली है बहू। नहीं सासू माँ, बस हल्की सी मोच आई है पैर में। मैं ठीक हूँ। एक काम करती हूँ, आज मैं घर पर ही रहती हूँ। हाँ, तुम आराम करो। माँ, सुहाना का ध्यान रखना आप। ध्यान रखना? अरे ये कोई छोटी बच्ची है जो मैं इसका ध्यान रखूं? और क्या सुमित, ध्यान तो सासू माँ का आज मैं रखूंगी। हालांकि ये छोटी बच्ची नहीं है, लेकिन छोटी बच्ची से कम नखरे नहीं है इनके। सुमित हंसते हुए वहाँ से चला जाता है और पूरे दिन सुहाना अपनी सास की साथ समय बिताती है, जिससे कि उसके साथ बैठकर वो रामायण का पाठ भी करती है, उसके सर में मालिश करती है, दोपहर में उसके सो जाने पर उसके पैर दबाती है और शाम को उसके साथ बैठकर सीरियल देखते हुए ठहाके भी लगाती है। अगले दिन सुहाना की पहली रसोई की रस्म के लिए
मंगला सभी पड़ोसनों को खाने पर बुलाती है और सुहाना सभी के लिए बढ़िया पकवान बनाती है। हा, क्या बात है, एक नंबर स्वाद है खाने में मंगला। मन करत है खाते जाएं बस। हाँ मंगला, जैसे तेरी बहू सुंदर है उतना ही सुंदर उसके हाथों का स्वाद है। पेट ही भर गया लेकिन मन नहीं भरा। सच बोलूं तो तेरी बहू तेरे घर की शोभा बढ़ा देती है। ठीक है, अब हर बहू अपने घर की शोभा होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे कैसी बात करत है मंगला, अरे हमरी बहू तो घर का कलंक है। जब से आई है तब से घर में रोज कलेश होता है। अरे मंजरी बहन, अब तुम अपना घिसा पिटा गीत न गाओ, खाना खाओ और बहू को नेक देकर चलती बनो। हाँ, तुमको काहे आग लगत है? आप लोगों ने तो मीठा खाया ही नहीं। ये मिठाई लीजिए ना, ये सासू माँ की फेवरेट मिठाई है, बहुत चाव से खाती हैं वो। क्यों सासू माँ? सभी मंगला की तरफ देखने लगते हैं तो मंगला भी हाँ में सर हिला देती है। उस दिन के बाद से मंगला की बहू की तारीफ मोहल्ले में हर कोई किया करता। बीतते समय के साथ सब ठीक चल रहा था कि सुहाना को अचानक अपने काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है। उसके जाने के अगले दिन सुमित 10 बज जाने के बाद भी बिस्तर से नहीं उठता तो मंगला उसे उठाने आती है। अरे उठ जा, इतना क्यों सो रहा है तू? सुहाना बस थोड़ी देर और सोने दो ना। हाय दैया, सुहाना नहीं तेरी अम्मा हूँ, उठ नालायक। क्या हो गया माँ? अचानक आप यहाँ और सुहाना कहाँ है? दूसरे शहर में। ओहो यार, उसके घर में ना रहने के कारण ना घर नहीं लगता है। उसे फोन करता हूँ जाकर। सुमित अपना फोन लेकर बाहर जाता है तो वहीं पूरे दिन में मंगला भी 4 से 5 बार सुहाना को आवाज लगाती है। फिर उसे याद आता है कि वो घर में है ही नहीं। तब वो घर के बाहर जाकर बैठ जाती है तो मंजरी वहाँ आती। का हो मंगला, बहू बीमार है का? सुबह उसके गाने की आवाज नहीं सुनाई दी। हाँ, वो काम से दूसरे शहर गई है। वैसे मंजरी, तू सही कहती थी, मेरी बहू ने मेरे घर की शोभा बढ़ा रखी है। अब देखना, वो घर में नहीं है तो ना मेरा मन लग रहा है ना मेरे बेटे का। उसकी सुरीली आवाज सुनकर, संस्कारी व्यवहार और हंसता हुआ चेहरा देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो तो है मंगला बहन, बहू हो तो तोरी बहू जैसी हो, घर की शोभा बढ़ाने जैसी। अपनी बहू के दूर रहने पर मंगला को उसके गुण और उसके स्वभाव की याद आती है। कुछ दिनों बाद जब सुहाना लौटती है तो उसकी सास उसे गले से लगा लेती है। अरे मेरे घर की शोभा वापस आ गई।